जब से इंडियन गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रेजिम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तब से टैक्स पेयर्स की कंफ्यूजन कम होने की बजाय बढ़ गई है। उन्हें अब ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सा टैक्स रेजिम उनके लिए बेहतर है। तो इस वीडियो में हम यही समझने का कोशिश करेंगे कि टैक्स रेजिम्स वर्क कैसे करते हैं, किस तरीके से आपके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं और आपके सैलरी के हिसाब से कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर है। ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। सबसे पहले तो हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और उस पे टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल होते हैं। वो समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। आपका एम्प्लॉय जो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आपको ऑफर करता है वो होता है सीटीसी। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। आप एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कितना खर्चा कर रही है, वो सारे कॉस्ट उस सीटीसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो जब ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है तो उस सीटीसी में से अगर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। अगर ग्रेजुएटी में पैसे डाल रहा है या आपको कोई फूड कूपन दे रहा है या आपको फूड अलाउंसेस दे रहे हैं तो ये सारे पोर्शन टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनको आपके सीटीसी में से हटाने के बाद में जो अमाउंट बनता है वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में आपको अपने एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं टैक्सेस सेव करने के लिए, वो माइनस करने होते हैं और जो भी अमाउंट बचता है वो होता है टैक्सेबल इनकम। उस पे ऑर्गेनाइजेशंस टैक्सेस कैलकुलेट करती है, टीडीएस की फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर देती है, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस तरीके से आप टैक्सेस पे करते हैं। इंडिया में अगर किसी भी टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अबव होती है तो उसको एडवांस टैक्सेस पे करने होते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस आपको इन हैंड सैलरी देने से पहले ही टीडीएस काट लेती है, उसको आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर देती है एज एडवांस टैक्स। क्योंकि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो टैक्स फाइलिंग के समय में आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इस वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो आपको अपने टैक्सेस एडवांस में पे करने चाहिए। हमारे पास 2 टैक्स रेजिम्स तो आ गए हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है। हमारे लिए ओल्ड टैक्स रेजिम समझना इजी हो गया था क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता था कि एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन यूटिलाइज करो, टैक्सेबल इनकम को कम करो और इस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एक मेजर बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर आपके जो टैक्स रेट्स है वो कम कर दिए गए हैं और टैक्स ब्रैकेट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। जहां पर ओल्ड टैक्स रेजिम में केवल 4 टैक्स ब्रैकेट्स हैं, वहीं पर न्यू टैक्स रेजिम में अब आपके पास 6 टैक्स ब्रैकेट्स हैं। तो हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, उनको यूटिलाइज करके ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स फाइलिंग कर दी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइलिंग करते तो आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ते। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने का हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स ब्रैकेट्स किस तरीके से। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके पास केवल 4 टैक्स स्लैब्स है। यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। 2.5 से 5 लाख के बीच में आप 5% टैक्सेस पे करते हैं, 5 से 10 में 20% और 10 लाख एंड उससे अबव में आपको 30% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिडक्शंस यूटिलाइज करें। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा है ही नहीं। देखिए यहाँ पर अप टू 3 लाख के इनकम पे आपको नील टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, 3 से 6 में 5% पे कर रहे हैं। इसी तरीके से हर एक ब्रैकेट में 5% इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आप टैक्सेस कम पे करें। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से किस किस सिचुएशन में आपको कौन सा टैक्स रेजिम में चूज करना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज समझनी जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीस है तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिल जाता है और आपको 0 टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन होता है। तो अगर आपकी सैलरी 5.5 लाख है तो आप 0 टैक्सेस पे करेंगे। वहीं पर न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपीस है तो आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 25,000 रुपीस का रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A और यहाँ पर भी आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। तो 7.5 लाख की इनकम पे आप कोई टैक्सेस पे नहीं करेंगे। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी 0 तभी होगी
जब आप ITR फाइलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल बेनिफिट है 87A का वो रिबेट के अंदर में आता है और उसे क्लेम करने के लिए ITR फाइलिंग करनी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 14 लाख सैलरी का। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल ये एग्जांपल शो करने के लिए आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ओल्ड टैक्स रेजिम में एंड न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी ग्रॉस सैलरी निकाली गई और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए, एक्सपेंसेस किए, वो सारे हमने यहाँ पे क्लेम कर लिए और आपकी एक टैक्सेबल इनकम बन गई। न्यू टैक्स रेजिम में बहुत लिमिटेड डिडक्शंस मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिडक्शन मिल गया और इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और उस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है। जो हमने जस्ट नाउ टैक्स स्लैब्स को डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको अपने टैक्सेस कैलकुलेट करने होते हैं। अब देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में मेजर बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कर रहे हैं या एक्सपेंसेस ऐसे कर रहे हैं जिनको आप डिडक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप कम टैक्सेस पे करें। तो वो कौन कौन से डिडक्शंस है, जैसे कि एटीसी में बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि ईपीएफ है, ईएलएसएस है, एनएससी है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके अलावा अब आपने कॉर्पोरेट के अलावा भी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो एटीडी में वो क्लेम कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है एटीई में आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आप डोनेशंस कर रहे हैं तो एटीजी में वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं जिनके इलाज पे आप खर्चा कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, आप अपने इलाज पे खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में अंडर सेक्शन 80DD 80U आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे एग्जेम्पशन है। अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हैं तो एचआरए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एलटीए देता है और आप इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स 2 बार ट्रैवल करते हैं, उसके टू एंड फ्रो के फेयर पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों ही टैक्स रेजिम्स में आपको मिल जाता है, प्रोफेशनल टैक्स एग्जेम्पशन भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल जाता है। अब देखिए ये एक कैलकुलेशन है जो कि स्टैंडर्ड है, इसको भी यूटिलाइज करके आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में देखिए यहाँ पर अप टू 2.5 लाख तो आपको कहीं पर भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ने हैं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में ओल्ड टैक्स में 5% आप पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। न्यू टैक्स रेजिम में भी यहाँ पर आपको फुल रिबेट मिल जाता है। 5 से 7.5 के बीच में ओल्ड में आप 12,500 प्लस 20% ऑन दैट टैक्सेबल अमाउंट पे करना होगा। तो आप 5 लाख के ऊपर मान लीजिए आपका 1 लाख का टैक्सेबल इनकम बन रहा है तो उसका 20% कैलकुलेट कीजिए, वो हो जाता है 20,000 रुपीज। तो वो 20,000 प्लस 12,500 उतना टैक्सेस आपको पे करना होगा, जो कि तकरीबन हो जाता है 32,500 रुपीज। न्यू टैक्स रेजिम में वहीं पर 10% प्लस 12,500 इतने टैक्सेस पे करने होंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कम होगा, यहाँ पे तकरीबन आपको 22,500 पे करने होंगे। इस टेबल को यूटिलाइज करके भी आप अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हो सकता है कि अगर आप एक टैक्स पेयर है, आप सैलरी क्लास में बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो इनकम फॉल करती होगी वो इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती होगी और हर एक एनुअल सैलरी के हिसाब से कौन सा रेजिम बेहतर है, कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे आपको, उसका अंदाजा आपको इस टेबल से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख रुपीस है तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिडक्शन शो करने पड़ेंगे 2 लाख रुपए के, तब जाकर आप 0 टैक्सेस पे करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली 0 टैक्सेस पे कीजिए। इस सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आंख मूंद के न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 10 लाख के अराउंड है और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, 50,000 का डिडक्शन हम सब में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 2 लाख रुपीस का, उस केस में आप टैक्सेस पे करेंगे 62,500। वहीं पर न्यू टैक्स रेजिम में 52,500 पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर डिडक्शंस ऑन द लोअर साइड है तो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करिए। लेकिन अगर आप 4 लाख के डिडक्शंस यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक है, अगर आप उतने एग्जेम्पशन डिडक्शन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि न्यू टैक्स रेजिम में ही ऑप्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। फिर आते हैं 12 लाख के सैलरी स्ट्रक्चर पे।
अगर आप वहां पे 4 लाख के डिडक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है और न्यू टैक्स रिजीम में आप ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपके डिडक्शन ज्यादा नहीं है तो न्यू टैक्स रिजीम में बेहतर होगा। साथ ही साथ अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए है तो उस केस में डिडक्शंस ऑन द हायर एंड है, तो आप इस टेबल में देखिए कि आप कम टैक्सेस पे कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर भी डिडक्शंस कम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम में बेहतर हो जाता है। जैसे कि 15 लाख की सैलरी पे अगर आप एडिशनल 2 लाख का डिडक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस केस में आप 1,87,500 के टैक्सेस पे कर रहे हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 1,40,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं। इस पूरे टेबल का समरी यही है कि अगर आपके डिडक्शंस ऑन द हायर एंड है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चूज करें, अगर आपके डिडक्शंस ऑन द लोअर एंड है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चूज करें। इस ग्राफ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे कि डिडक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेहतर दिखेगा, अगर डिडक्शंस कम होंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेहतर दिखाई देगा। आपको अपने सैलरी के हिसाब से जस्ट ये देखना है कि आपके डिडक्शंस कितने हैं और उस डिडक्शंस के हिसाब से कौन सा टैक्स रिजीम में आपके लिए बेहतर है। तो ये सारी डिटेल्स थी ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन भी हाई रहेगा नए वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।